कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना पहला चैप्टर जो है उसको तैयार कर लिया होगा। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पहला काम ये कीजिए कि पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेक्चर के दौरान मैं बताता हूं जिसको आप नोट कर लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार बताई नहीं जाती और उसमें कुछ चीज़ें जो ऐसी भी होती हैं जो आपको बुक में नहीं मिलती हैं। तो नोट करने से आपको एक फायदा ये होगा कि आप जब भी चाहेंगे तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि सर ने क्या बताया था। तो आज शुरू करते हैं फिर हम सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर। इसमें दरअसल राजा, किसान और नगर में आप ध्यान से देखिएगा, उसके नीचे लिखा होगा आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। देखिए, टॉपिक ही जो लिखा होता है वो पूरे चैप्टर को बारे में बता देती है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है और किन चीजों को पढ़ना है। आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर सब में आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ये जरूर लिखा होगा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। अब दरअसल बात यह है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी यानी कितने साल की बात हो रही है। तो इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत लोगों से पूछता हूं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी कितने साल हो रहे हैं, कितने साल की घटना है। बहुत बच्चे कहते हैं 1000 साल, कुछ कहते हैं 600 साल। उनको समझ में नहीं आई कितने साल की बात हो रही है। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको इस तरह आप समझ सकते हैं कि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में कहा था कि ईसा पूर्व क्या है, ईसा क्या है। ईसा पूर्व यानी 0 से पहले जो हम घटनाएं थी उसको हम ईसा पूर्व में लेते हैं और उसके बाद वाली घटनाओं को ईसा मानते हैं। अब उसमें सिंपल से अगर इस तरह मैथमेटिकल तरीके से आप सोचें तो एक हमने पीछे पढ़ा होगा कभी मैथमेटिक्स में, नंबर लाइन पढ़ते थे। उस नंबर लाइन में पढ़ाया जाता था, आप ध्यान दीजिए कि कोई नंबर लाइन में होता था, बीच में 0 बना दिया जाता था। उसके लेफ्ट साइड में जब हम जाते थे तो माइनस में वैल्यू लिखी जाती थी, -1, -2, -3। राइट साइड में जब हम चलते थे तो लिखते थे 1, 2, 3, 4। तो अब आप सिंपल ध्यान से यही सोचिए कि अगर 1 और -1 कितने के बीच में कितना अंतर है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, 1 से जब आप इधर जाएंगे तो फिर 0, फिर -1 यानी 2, यानी माइनस और 1 के बीच में 2। उसी तरह 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है तो 0 से 600 साल इधर और 600 ईस्वी कितना हो जाएगा, 0 से 600 साल इधर। अब दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितने साल हो रहे हैं, 1200 साल, यानी टोटल 1200 साल की घटना का जिक्र है इसमें। ये तीनों चैप्टर, हाँ, टॉपिक अलग अलग है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इतिहास को अगर समग्र रूप से बांट करके पढ़ा जाए तो उसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में हम पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम राजनीतिक इतिहास के बारे में देखेंगे और आर्थिक इतिहास के बारे में। जो इसका अगला चैप्टर होगा जिसका टॉपिक होगा, आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा लिखा होगा उसमें बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, वो सामाजिक है। उसमें पूरा उस समय 1200 साल के सामाजिक स्थिति, गतिविधियों के बारे में जिक्र किया गया है कि समाज कैसा रहा होगा। और जो लास्ट चैप्टर है वो सांस्कृतिक है, जिसमें आप धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि इन 3 चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स, यानी अगर बड़े रूप में देखा जाए तो इसमें हम राजनीतिक, आर्थिक, इससे अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो सामाजिक होगा और लास्ट वाला सांस्कृतिक होगा। और ये पूरे 1200 साल की घटनाओं के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी एक लंबा इतिहास। और उस लंबे इतिहास में आप देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें कैसे क्या क्या हुआ, घटनाएं हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, अभी पहला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा हड़प्पा संस्कृति का नाश हो गया। अब नाश हो गया तो फिर क्या हुआ, एक दिमाग में ऑटोमेटिक चीज आनी चाहिए। तो जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, अंत होने के बाद आप देखेंगे कि फिर से एक उधर ही ग्रामीण संस्कृति का विकास आप देखेंगे। और उसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग चरवाहा संस्कृतियां और कृषक संस्कृतियों का भी विकास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये उस इतिहास के बारे में वैसे हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जो पीरियड हम पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए, उसमें हमने कहा था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब जो हम ये घटना पढ़ रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इसका मतलब है कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, यानी लगभग 1300 साल की घटनाओं का कहीं जिक्र नहीं है। तो थोड़ा बहुत जानना इसलिए जरूरी है कि जब उधर ही जहां पर ये
हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, संस्कृतियों का, वहां सिंधु नदी और उसके उप नदियां जो थी वहां पर भी धीरे धीरे ऋग्वेद की रचना हुई। वहां पर पशुपालक समाज एक जन्म लिया जिसको हम ऋग्वैदिक समाज कहते हैं। वो समय था, यानी एक ऋग्वैदिक काल था। और वो उसके बाद फिर देखेंगे कि 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल आएगा। इसी समय समाज में आप देखेंगे कि जो 4 वर्ण यानी इसका जन्म होगा, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में देखते हैं। उसका जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन ये इस पीरियड में ये जो 2 भाग है इसका भी एक थोड़ा सा आप देखेंगे कि विकास हुआ। अब आते हैं हम 600 ईसा पूर्व में। क्यों हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, इस समय क्या घटना हुई, तो ये आप देखेंगे कि एक फिर से नगरों का विकास, यानी आपसे पहले भी कहा था हड़प्पा में कि नगरों के विकास यानी कि राज्य के विकास के लिए फिर से आपके पास प्राइमरी सेक्टर का डेवलप होना जरूरी है, अर्थात कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होना जरूरी है। तो 600 ईसा पूर्व में ऐसी क्या घटनाएं हुई कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, फिर नए नए नगरों का विकास हुआ और वो नगर 16 महाजनपदों के रूप में विकसित होंगे। फिर वही बात, इतिहास को जानने के लिए, इस समय के जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत हैं, पहले हमें इस पर ध्यान देना होगा कि इस जो पीरियड को हम पढ़ेंगे उसके लिए हमारे पास स्रोत क्या है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में और इस सभ्यता में एक अंतर ये आपको दिखेगा कि जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा उस समय हमारे पास जो जानने के स्रोत थे वो सिर्फ पुरातात्विक थे, लिखित तो थे लेकिन उसको पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। इस समय आपके पास दोनों स्रोत अवेलेबल होंगे, लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। लिखित स्रोतों में भी वेरिएशन होगा, अलग अलग चीजें, यानी लिखित चीजें भी आपको प्राप्त होगी। जैसे आप देखेंगे कि पुस्तकें भी मिलेंगी उस समय की लिखी हुई, उस समय अभिलेख मिलेंगे और आपको कुछ चीजें जो होंगी अभिलेख भी जो होंगे अलग अलग जगह मिलेंगे। जैसे स्तंभों पर मिलेंगे, कुछ वस्तुओं पर मिलेंगे, कुछ पत्थरों पर लिखे हुए चीज मिलेंगी और इन चीजों को पढ़ा गया। अब देखिए खास बात, अब यही मैंने आपसे कहा कि कौन पढ़ा सबसे पहले। तो स्रोत तो आपने देख लिया, एक लिखित मिल गया आपको, लिखित को पढ़ने में भी सफलता इस समय मिल गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे पहले अभिलेखों को कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। हमारे पास पुरातात्विक भी है, पुरातात्विक में आपको पहले से पता है जो सिक्के होती हैं, मोहरें होती हैं, बर्तन होते हैं, इसके अलावा आपके खंडर होते हैं, महलों के अवशेष होती है, हड्डियां होती है, सारे पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं और इस समय की जानकारी उससे भी हमें प्राप्त होती है। अब इसमें इस चैप्टर को पढ़ने में मैं आपको बताना मुझे ये है कि पढ़ते समय आप सिर्फ पढ़िए मत, उसको पढ़ते समय थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल करके रखिए और क्वेश्चन मेथड जरूर अडॉप्ट कीजिए। थोड़ा सा इससे क्या होगा कि पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी, इससे आप नई नई चीजें भी जानेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि क्यों दिया गया है। जैसे मैं आपको एक समझा रहा हूं, अभी मैंने एक जिक्र किया अभिलेख का, तो मन में क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए कि अभिलेख क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी उस समय, क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमने प्रयोग किया है विद्वानों ने। तो अभिलेख के बारे में, अभिलेखों को कौन पढ़ता था, तो इसके टर्म्स हैं, ये टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। तो अभिलेख किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़िए कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों को कौन पढ़ता था, उनको क्या हम बोलते थे, ये सारी चीजें आपको पढ़ने में ज्यादा ध्यान रखना है, केयर करना है। अब आइए टॉपिक जो हमारा है पहला, उसमें है प्रिंसेप और प्रियदस्ती। आप देखेंगे प्रिंसेप यानी जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत, आपने देखा होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था 1600 ईस्वी में। तो ये 1830 ईस्वी के करीब करीब जो जेम्स प्रिंसेप महोदय थे, उनको ये सारे अभिलेख मिले और उन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। फिर वही बात, जो कुछ चीज लिखी होती है किसी न किसी लिपि में लिखी होती है, तो कौन सी लिपि थी वो, तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मी लिपि थी और खरोष्ठी लिपि थी। तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त किया उन्होंने, और बताया कि इसमें अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहले पठनीय अभिलेख है वो अशोक के अभिलेख है, उसी से पता चला कि ये अशोक के अभिलेख है। इसलिए प्रिंसेप साहब का बड़ा योगदान है इतिहास के निर्धारण में और उस पीरियड यानी 600 ईसा पूर्व के इतिहास के बारे में जानकारी में जो अभिलेख हमारे मिले, अगर वो नहीं पढ़ पाते तो हमें इतनी सारी जानकारियां भी नहीं प्राप्त होती। तो इस तरह से जेम्स प्रिंसेप का योगदान, जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़िए तो ये जरूर पढ़िए कि उसने किन किन लिपियों की, वो कौन थे, इस पर भी 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए
जो ग्रंथ मिले हमारे पास, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, 600 ईसा पूर्व में, क्योंकि ये चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है, उससे भी हमें इस पीरियड में नगरों और महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये देखिए, क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूं, महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाजनपद क्या है, फिर एक दिमाग में आएगा। तो जो सेकेंड है आप देखेंगे, उसमें लिखा है प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। तो महाजनपद क्या होते हैं? तो पहला शब्द आप देखेंगे जन होता है। जन माने लोग, लोग माने काफी लोगों का जो कुल इकट्ठा होते हैं, रहते हैं, जिसको आप कुल कह सकते हैं। गांव में होते थे बड़े बड़े जगह पर, एक जगह इकट्ठे लोग रहते, वो जन कहलाते थे। तो पहले लोग पशुपालक समाज था, पशुचारण समाज था, तो वो एक जगह रहते नहीं थे, जीविकोपार्जन के लिए एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर भटकते थे, रहते थे, जिसको हम कहते हैं कि यायावर जीवन कह सकते हैं आप इसको, जो भटकता हुआ जीवन, खाने पीने के लिए। लेकिन जब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो ये लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए। तो जब एक जगह ज्यादा रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो जो क्षेत्र था, जिन क्षेत्रों पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया, वो जनपद कहलाया। यानी जन से जनपद बना, जहां पर वो लोग एक भूखंड, जिस भूखंड पर वो लोग रहने लगे। धीरे धीरे ये जनपद क्या हुआ कि उन्होंने अपने सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया अपनी ताकत से, और उनको क्षेत्रों की भी जरूरत थी क्योंकि कृषि का विस्तार करना था। तो जब बड़े बड़े क्षेत्रों बने तो वो उनको महाजनपद का नाम दिया गया। यानी पहले जनपद और महाजनपद, इस तरह महाजनपदों का विकास हुआ। इसमें आप देखेंगे कि 16 महाजनपद आपको पढ़ना है। इसमें 16 महाजनपद, उसमें जो मेन है आप देखेंगे भी, उसमें लिखा है कि मगध है, कौशल है, वज्जी है, कुरु है, पांचाल है, अवंती है। ये सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके महाजनपद थे जो शक्तिशाली थे। इसमें भी सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद आप पढ़ेंगे मगध। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि ये मगध जो है ये कहाँ? तो जो वर्तमान बिहार है वो मगध का साम्राज्य का ही क्षेत्र था। और आप देखेंगे तो मगध, अब फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। यानी 16 जो महाजनपद है उसमें मगध ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों निकला? तो इसमें दिया हुआ इस टॉपिक में, इसको आपको देखिए, कभी भी आंसर देना है तो डिस्टिंक्ट आंसर होना चाहिए, एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना होता है। मैं आपको पहले भी ये बात बोला था, अभी भी कह रहा हूं कि हर आंसर को लिखने से पहले जितने पॉइंट आपको देने हैं वो अलग अलग पॉइंट होने चाहिए। तो शक्तिशाली होने का क्या कारण है? आप देखिए मगध का लोकेशन देखिए। मगध जो था पटना बिहार में था। बिहार में भी जो उसकी प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। वो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था। नेचुरल बात है कि जो चीज पहाड़ी से घिरी होगी वहां पर कोई दूसरा आदमी आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो मगध है आप देखेंगे कि ये जो गंगा का मैदान है, जो उपजाऊ मैदान, वहां पर स्थित है। यानी कि वहां पर कृषि की बहुत ज्यादा संभावना थी, कृषि बहुत ज्यादा होता था। यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास ने उसको एक बहुत ही शक्तिशाली, उसको क्या बना दिया, राज्य बना दिया। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक उसको एक ये भी था। तीसरा आप देखिए कि जो बिहार से सटा झारखंड है, वहां पर बहुत सारी खदानें हैं, वहां लोहे की खदानें थी, वहां से लोहा उनको पाना आसान हो गया। और आपको एक चीज बता दूं लोहे के बारे में थोड़ी सी, कि जो लोहे की जानकारी सर्वप्रथम मिली वो 1000 ईसा पूर्व में मिल गई थी। और ये 600 ईसा पूर्व में आते आते लोहे का लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयोग किया, और इस लोहे ने जंगलों को साफ करने में मदद की, जिससे कि कृषि का विस्तार हुआ। और इस लोहे के आविष्कार ने युद्ध क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जो लड़ाइयां होती थी उसमें लोहे के जो अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो झारखंड की खदानों से जब लोहा आसानी से मगध को मिलना शुरू हुआ तो वहां की जो सैनिक ताकत थी वह ऑटोमेटिक बढ़ गई। इसके अलावा आप देखें पहले लड़ाइयों में, जैसे आज एरोप्लेन क्या महत्व है, टैंक है, उस समय लड़ाई में ज्यादातर हाथियों का प्रयोग किया जाता था। तो हाथी कहाँ मिलेंगे? जंगल में। तो जो झारखंड के जंगल थे वहां से आसानी से उनको मिल जाते थे। फिर इसके अलावा व्यापारिक सुविधा, बाद में आप देखेंगे कि चौथी ईस्वी में आते आते जो आपका मगध है उसका जो राजधानी है वो बदल गया। बाद में उसको पाटलिपुत्र बना दिया गया। पाटलिपुत्र भी आप देखेंगे कि गंगा के किनारे है, 3 साइड से घिरा हुआ है, गंगा और सोन के संगम पर।
तो आप देखिए कि नदियों के पास अवस्थित होने के कारण इसको आवागमन की भी सुविधा प्राप्त थी। तो यानी कि ये महत्वपूर्ण मार्ग पर भी था। तो इस तरह से इसको व्यापारिक एज भी था, यानी हर तरह से इसके पास कहीं न कहीं लाभ की स्थिति थी मगध को। इसके अलावा इसके जो शासक हुए वे बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक, बहुत ही योग्य शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, आप उसके बाद देखेंगे अशोक, ये सारे शक्तिशाली जब शासक हुए इन्होंने, तो इन्होंने साम्राज्य जो विस्तार की नीति अपनाई, उसके इससे इन्होंने दूसरे जो आपके महाजनपद थे उनको अपने अधीन कर लिया। इस तरह से मगध बहुत ही 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। एक क्वेश्चन ये था आप पर जो आपको मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक टॉपिक देख लीजिए और इसमें मैप पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो 16 महाजनपद है उसको जानना जरूरी है। जैसे इसमें मैप में कुछ क्वेश्चन कभी आया हुआ है कि अवंती को मैप में भरना है, तो मैंने आपसे कहा था पहले भी चैप्टर में कि मैप को भरने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जगह है वो वर्तमान में कहाँ है, इसको जानना जरूरी है। जैसे उदाहरण दे देता हूं, अवंती। अवंती का मतलब ये जो है वो आज का मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में ही अवंती स्थित है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन आपको पता है मध्य प्रदेश में है। उसी तरह मगध जो आधुनिक बिहार है, बिहार पाटलिपुत्र उसकी राजधानी जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। इस तरह से आपको को रिलेट करके जगहों को याद करना है आपको, और उसको भरने के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है अलग से। अब ये इसके बाद एक और टॉपिक आप देखिए, 16 महाजनपदों में देने के बाद एक आरंभिक साम्राज्य। देखिए साम्राज्य जो है वो मौर्य साम्राज्य। मगध जो महाजनपद थे, एक साम्राज्य का जब रूप लिया तो उस समय मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यों के समय ही एक जो था मगध एक साम्राज्य के रूप में विस्तार किया। और इसकी स्थापना आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इनका जो मंत्री थे, जिनको आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं, इनका बहुत बड़ा विशेष योगदान था मौर्य वंश को स्थापित करवाने में। अब फिर एक चीज फिर वही ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही है कि मौर्य वंश के बारे में या मौर्य साम्राज्य के या मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी की आपके पास स्रोत क्या है। फिर वही स्रोत वाली बात आ गई। तो इसको आपको एक क्वेश्चन भी इस पर आता है अलग से स्रोत पर। इसके लिए आपको फिर वही 2 स्रोत हमेशा ध्यान रखिए, लिखित पुरातात्विक। लिखित में अलग से देख लीजिए कि लिखित में क्या क्या स्रोत है और पुरातात्विक में क्या, सबको अलग कर लीजिए अलग से। जैसे लिखित में आप कर सकते हैं इस समय के लिए मौर्य साम्राज्य के लिए अशोक के अभिलेख, क्योंकि आपको अब जब अभिलेख पढ़े गए तो ये अभिलेख बहुत दूर दूर तक मिले। आप ध्यान देंगे कि ये अभिलेख आपको अफगानिस्तान से लेकर के भारत में, दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश तक, कर्नाटक तक प्राप्त हुए। यानी कि इनका विस्तार, ये अभिलेख कहीं न कहीं साम्राज्य के विस्तार को भी बताते हैं। तो अभिलेख के पढ़ने से हमें ये जानकारी हुई कि राजा क्या लिखता था उसमें। और अधिकतर अभिलेखों में यही प्राप्त हुआ कि राजा जो था प्रजा को अपनी नीतियों के बारे में, अपने शासन व्यवस्था के बारे में और राज्य के कर्मचारियों को निर्देश जो देता था उस अभिलेखों के माध्यम से देता था। यानी अभिलेख तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि इससे क्या जानकारी मिलती थी। अभिलेख ये भी बता रहे हैं कि साम्राज्य कहां से कहां तक, क्योंकि जहां अगर उसके अभिलेख मिल रहे ये बता रहा है कि उसका विस्तार साम्राज्य का वहां तक था। तो ये जानकारी इससे भी प्राप्त हुई। तो अशोक का अभिलेख महत्वपूर्ण चीज है जानने में। दूसरा आपको देखिए, जो चाणक्य यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। इस अर्थशास्त्र से उस समय का जो आप देखेंगे प्रशासन और उस समय की सैनिक व्यवस्था और उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एक स्रोत है लिखित में मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन था, फिर इसके बारे में आपको जानना है। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस ने इसको भेजा था, जो यूनान का शासक था। इसने अपने दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये पाटलिपुत्र में रहा था। और इसकी एक खास बात है जो इंडिका की, आप देखेंगे कि ये चूंकि शहर में ही रहा पाटलिपुत्र में, तो इसने नगरीय शासन की, नगरीय प्रशासन, यानी पाटलिपुत्र चूंकि नगर था तो नगरीय प्रशासन के बारे में ये जिक्र करता है। और इसमें आप देखेंगे कि नगरीय प्रशासन में इसने 6 समितियों, उप समितियों की बात करता है कि कैसे समितियां अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार होती थी, कैसे प्रशासन करती थी। इसके अलावा सैनिक व्यवस्था के बारे में भी इसने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट स्रोत है, उस समय के बारे में जानकारी की कि इनसे क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा आप फिर देख लीजिए पुरातात्विक में आपको पता ही है, जैसे मोहरे हैं,
जो उस समय क्या व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, कैसे व्यापार होता था, वो मोहरे बताती हैं आपको। इसके अलावा भवनों के जो खंडर है, उससे मूर्ति कलाओं के बारे में, मूर्ति कला के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी चीजें हमें उस समय मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला इसका है साम्राज्य का प्रशासन, कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, उसमें देखिए कि साम्राज्य जब इतना बड़ा विस्तारित हो चुका था, तो उस साम्राज्य का प्रशासन करना भी आसान नहीं था। उस समय अशोक के समय इसको क्या है, इसको आप देखेंगे कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, एक तो पाटलिपुत्र है, राजधानी है। इसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र बना दिया, तक्षशिला, इसके अलावा उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। अब ध्यान दीजिएगा एक एक चीजों पर कि ये तक्षशिला कहाँ है। तो तक्षशिला आप देखेंगे अफगानिस्तान साइड में। उज्जैनी कहाँ है, अभी बताया मध्य प्रदेश में। तोसली कहाँ है, ये आप देखेंगे उड़ीसा, जो पहले कलिंग के रूप से नाम से जाना जाता था। और सुवर्णगिरी मानी सोने की जगह, ये कर्नाटक के पास। यानी कि ये 4 अलग अलग क्षेत्रों को उन्होंने बनाया, गवर्नरों को नियुक्त किया। इसका मतलब है जैसे आज आप व्यवस्था देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली राजधानी है देश की, एक प्रमुख केंद्र, उसी तरह और राज्यों में हमने बांट दिया है, तो हर राज्य की राजधानी। उसी तरह उन्होंने 4 प्रांतों में और एक जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, इस तरह से कुल मिलाकर के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और वहां से प्रशासन किया जाता था। हाँ, ये जरूर बात है कि प्रशासन में समरूपता आपको नहीं हो सकती, क्योंकि आवागमन के साधन इतने तीव्रगामी नहीं थे, इतना आसान नहीं था। तो जो पाटलिपुत्र का आसपास का क्षेत्र था, वहां पर तो प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण केंद्रीकृत रही होगी, मजबूत रही होगी। लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र थे, उस पर इतना नियंत्रण नहीं रहा होगा। क्योंकि इसमें कई बार ऐसी घटनाओं का जिक्र मिला कि वहां विद्रोह हुआ तो अशोक ने दबाने के लिए अपने बेटे को भेजा वहां पर। तो इस तरह से कई जिक्र मिलते हैं बाद के इतिहास में। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करना और प्रशासन करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, एक चीज और है, इतिहासकार जो है आपका ये भी मानते हैं कि चूंकि इतना बड़ा जब क्षेत्र था, तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो अशोक था, अशोक की जो धम्म की नीति थी, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। धम्म पर भी एक क्वेश्चन आता है अलग से कि अशोक के धम्म के बारे में लिखिए। तो धम्म क्या था? तो धम्म का मतलब है धर्म, यानी अशोक ने क्या एक नीति अपनाई थी। तो बेसिकली अशोक के धम्म पर लोग, बच्चे जो है वो आंसर थोड़ा सा सही नहीं लिख पाते। तो धम्म को बारे में जानना आपके लिए जरूरी है कि धम्म क्या है। तो धम्म कुछ नहीं था, एक तरह से नैतिक आचार संहिता था। क्योंकि जब अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को मान लिया था, तो उसने धम्म की नीति को अपना लिया। और आपको पता है कि जब वो शासक बना, तो जब वो कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद से उसने युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपना लिया। तो ये धम्म क्या था? तो धम्म अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि धम्म में एक नैतिक आचार संहिता सबके लिए था, जैसे बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अपने गुरुजनों की बात को मानना, सेवकों और दासों पर अत्याचार न करना। ये सारी कॉमन चीजें जो एक नैतिक बातें थी, उसको उसने लागू किया। यही धम्म नीति थी उसकी। और आप देखेंगे कि इसको लागू करने के लिए उसने एक अधिकारी तक की नियुक्ति कर दी, जिसको धम्म महामात कहा जाता था। यानी कि धम्म महामात इसी को देखता था कि जो धम्म की नीति है, क्या उसका पालन हर जगह हो रहा है कि नहीं। तो चूंकि ऐसी ये नीति थी कि आप इतने बड़े क्षेत्र में भले ही लोग अलग अलग एथिक्स के रहे होंगे, क्या कहते हैं कि जाति के, धर्म के लोग हों या किसी चीज को मानने वाले हों, लेकिन ये जो कॉमन चीज है वो सबके लिए एक ही तरह की थी और सब इसको मानते थे। तो कहीं ना कहीं धम्म जो था, ये एक तरह से प्रशासनिक एक रूपता और साम्राज्य को संगठित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जो अगला टॉपिक होगा, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में आपको मैं भेजूंगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन करके, इसको समझ करके अगर आप सुनेंगे और इससे आप फिर पढ़ें उस पूरे बुक को ओवरऑल, तो आपको आसानी से समझने में मदद मिलेगी। फिर भी मैं ये कहूंगा कि पहले कभी भी लेक्चर सुनने से पहले एक बार बुक को जरूर पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद एक बार लेक्चर सुनिए, फिर देखिए कि क्या आपसे मिसिंग हुआ था पढ़ने के क्रम में, किस पर आपने ध्यान ज्यादा नहीं दे पाए थे। फिर उसको आप फिर से एक बार पढ़िए और उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन निकालिए, तो आपको उस तरह से पढ़ने में और आसानी मिलेगी। अगले जो मेरा लेक्चर होगा, इसमें जो अभी रह गया है कुछ टॉपिक्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।